चलिए पहले पूरा समझेंगे हम एक बार फिर से कि लोक प्रशासन आखिर नए टॉपिक के रूप में इसको ऐड किया गया है। जो आप देखेंगे मेंस का पेपर नंबर 2 और यूनिट क्रमांक 5 क्लियर है। पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर आप देखेंगे 5th नंबर का, तो वहां पे लिखा हुआ है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन के सारे बिंदु उसमें 5-6 बिंदु को कोड किया गया है। और 5-6 बिंदु में पहला ही बिंदु होता है आपका कि लोक प्रशासन प्रशासन एवं प्रबंधन। क्लियर, प्रशासन और प्रबंधन विश्लेष करके लिखा होता है उसमें, उसका अर्थ है, महत्व और उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषता क्या है। तो इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लोक प्रशासन से पहले हमने एक शब्द समझने की कोशिश करेंगे आखिर प्रशासन क्या होता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन पर भी आएंगे हम। लोक प्रशासन का भी मतलब समझेंगे, उसका तात्पर्य समझेंगे, उसकी विशेषता क्या होती है, साथ में महत्व क्या होता है और क्या किस प्रकार से 5 मार्कर का क्वेश्चन और 3 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रत्येक यूनिट 30 मार्क्स का है। इस बार ये नया चेंजेस है और अच्छा भी है। किसी भी यूनिट को कम तरह नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 30 मार्क्स को वेरी करता है। तो 30 मार्क्स को वेरी कर रहा है, इसका मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्कर के, तो 9 टोटल नंबर। फिर देखेंगे आप 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्कर के, तो फिर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन 5 मार्कर, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 10 नंबर। क्लियर है। और 10 नंबर के बाद 11 मार्कर का आपको एक देखने को मिलेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा 11 मार्कर का। तो हम देखेंगे कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो प्रशासन के अर्थ को हम 3 मार्कर को ध्यान में रखते हुए उसके अर्थ को समझेंगे कि यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ठीक है, प्रशासन के अर्थों को जानने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जैसे कि अभी बतलाए थे, एक राज्य कॉन्सेप्ट है, एक ढांचा होता है। राज्य का मतलब हम किससे लेते हैं, देश से या फिर राष्ट्र के रूप में। राष्ट्रीय हमारा क्या है, राज्य है। इसे स्टेट के रूप में नहीं देखा जाता है। चलिए ठीक, तो राज्य का मतलब किससे लिया जा रहा है, देश से या फिर राष्ट्र से। तो ये राज्य का काम क्या होगा फिर, तो राज्य के अंतर्गत 2 बॉडी काम करती है। एक होता है सरकार, जिसे गवर्नमेंट बोलते हैं। एक होता है आपका प्रशासन। प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, या कार्यपालिक के जो भी अंग होते हैं कार्यपालिक के अंतर्गत समझेंगे। कार्यपालिका भी क्या होता है आपके पॉलिटी में देख लिया होगा। तो सरकार और प्रशासन, इन 2 प्रमुख अंगों के आधार पर राज्य क्या करता है, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से राज्य क्या करता है, कार्य करता है। अब ये कार्य क्यों किया जा रहा है, अच्छा राज्य की आवश्यकता क्या पड़ रही है, समाज है। और समाज के लिए ये आवश्यक होता है कि एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जो उसको रेगुलेट कर सके, नियंत्रित कर सके, नियमित कर सके, या फिर उनको मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवा सके, जन कल्याणकारी योजना बना सके। तो समाज के नियंत्रण और नियमन के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है जो राज्य के रूप में कार्य करती है, और राज्य के अंतर्गत वो सरकार उसको सरकार पर कार्यभार होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि आखिर सरकार का काम क्या है। अगर राज्य के अंतर्गत 2 बॉडी है, तो दोनों को अगर देखा जाए कि राज्य सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य कर रहा है, ये तो राज्य का कार्य हो गया। तो फिर सरकार का कार्य क्या है, सरकार का कार्य है नीति बनाना, नीति के साथ साथ कानून बनाना। बोर्ड पर क्लियर तो दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिखे तो बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पेन ले लेता हूँ, सही। नीति बनाना, कानून बनाना, साथ में कार्यक्रमों को निर्धारित करना या कार्यक्रमों को की रूपरेखा तैयार करना। नीति, कानून, कार्यक्रम और साथ में आप बोल सकते हैं कि परियोजना का निर्माण करना। तो सरकार ये विभिन्न, ये कम कार्य नहीं है, कई अन्य कार्य भी है। ये तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है कि नीति बनाना काम होता है सरकार का। साथ में आप देखते हैं, वेट कर लेते हैं, नीति बनाना, कानून बनाना, कार्यक्रम और परियोजना को तैयार करना, ये प्रमुख काम होता है किसका, सरकार का। अब ये सबको क्या करता है, सरकार सिर्फ बनाता है। सरकार क्या करती है, इनको बनाती है। अब इसको क्रियान्वित करने का काम किसका होगा, इन सभी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, परियोजना को बनाने का काम जहां सरकार का होता है, तो वही इन कार्यों को क्रियान्वित करना, कार्यों को क्रियान्वित करने का काम किसका है,
आपका प्रशासन का है। या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यों को व्यवहारिक रूप देना। कौन सा रूप? व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप देना किसको? कार्यों को। और कौन से कार्य? जो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, या फिर जो भी कार्य सरकार के द्वारा नीतियों के रूप में, कानून के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, परियोजना के रूप में किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों को क्रिया व्यवहारिक रूप देना या उन कार्यों का क्रियान्वयन करना आपका ये प्रशासन का कार्यभार होता है। क्लियर हुआ? तो हम संक्षेप में कह सकते हैं एक और बात कि योजना को लागू करना, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करना, या फिर इनका लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, ये सभी काम हो जाता है आपका प्रशासन। अब थोड़ा सा मुझे जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों को लिखवाना, टेक्स्ट के रूप में लिखवाने की आवश्यकता है तो मुझे अभी बता दीजिएगा। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करना, वो मैं आपको टेक्स्ट के रूप में भी लिखवा दूंगा। क्या आवश्यकता लग रही है इसे आपको? जो बोर्ड पे लिखा हो उसको थ्योरी के रूप में लिखवाया जाए। सर जो बोर्ड पे लिखा रहा सर, इसे एक बार से इसका स्क्रीनशॉट लेकर सर आपको लिखकर भेज देंगे। एक बार और बोलिए हर्ष। सर जो आपने सर बोर्ड पे सर लिख रखा सर, इसके स्क्रीनशॉट लेकर सर हम लिखने का कोशिश कर सकते हैं सर। अच्छा, वैसे आपको ना मैं YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, तो वीडियो के माध्यम से यदि आप खुद से भी लिखना चाहे तो वो भी संभव हो पाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं इसको आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये कोई आपका पेड ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है ये। तो इसमें आप वीडियो को देखकर भी अपने नोट्स तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप एक हेडिंग बनाइएगा, एक चीज लिखिएगा जो मैंने एक बोर्ड पर नहीं लिखा है, इतना तो आप कर लेंगे। इसको टेक्स्ट का रूप देना तो आप दे सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। जहां सरकार का काम नीति बनाना, कार्यक्रम बनाना, परियोजना तथा कानून बनाने का काम होता है, और उन्हीं को व्यवहारिक रूप देने का काम किसका होता है? प्रशासन का। तो ये तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से लिख सकते हैं भूमिका के तौर पर। लेकिन जो नहीं लिख सकते हैं वो आप एक हेडिंग बनाकर लिखिएगा, प्रशासन का कार्य। हेडिंग बनाना है आपको, प्रशासन का कार्य, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने इन सभी को व्यवहारिक रूप देना, ये तो काम हो गया। लेकिन अगले काम और करना चाहे, दूसरों से डिफरेंट करना चाहे आप लोग, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाइएगा, प्रशासन का कार्य। हाँ राजीव, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो आप लेट तो हो गए, ज्वाइन तो किया था लेकिन हो नहीं पा रहा था आपको। यस सर। लिखिएगा आप प्रशासन का कार्य, उसमें सबसे पहला बिंदु लिखिएगा, सरकार के द्वारा निर्मित योजनाओं को लागू करना। ये पहला बिंदु है कि सरकार के द्वारा निर्मित योजनाओं को लागू करना। दूसरा लिखिएगा इसमें, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण करना और उसे क्रियान्वित करना। लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्माण करना और उन्हें पूरा करना या फिर क्रियान्वित करना। और एक और अंतिम कार्य लिखिए, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम नाम लिखते हैं, वैसे प्रशासन के कई कार्य होते हैं, ढेरों कार्य होते हैं, एक बुक भर जाती है, इतने कार्य होते हैं, लेकिन हमें मूल बिंदु पर चर्चा करना है इससे। तो तीसरा कार्य लिखिएगा, कर्मचारियों को निर्देश देना। ये भी प्रशासन का प्रमुख कार्य माना जाता है, कर्मचारियों को निर्देश देना। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे प्रशासन को हमने परिभाषित अभी नहीं किया है, सिर्फ प्रशासन को परिभाषित करना है कि प्रशासन का मतलब क्या है। अभी हम राज्य के अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, राज्य किनके माध्यम से कार्य करता है, और अब हमें प्रशासन की 3 तरह की डेफिनेशन आपके सामने चर्चा करेंगे, और कौन सी परिभाषा आपने लिखनी होगी उस परिभाषा की भी चर्चा करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए 3 मार्कर में प्रशासन क्या होता है तो आपको कौन सी परिभाषा लिखना होगी, लेकिन हम जनरली चर्चा 3 तरह से करेंगे इसका। देखिएगा, सबसे पहले सामाजिक न्याय पर आधारित परिभाषा देखेंगे। प्रशासन की सामाजिक न्याय पर
आधारित परिभाषा। कभी डायरेक्ट ऐसे पूछे जाए कि सामाजिक न्याय पर आधारित प्रशासन की क्या परिभाषा है, तो वैसे डायरेक्ट आ गया तो फिर आपको जो याद है वो तो चलेगा नहीं काम। एक सामान्य परिभाषा आप याद करके जाएंगे, वही लिख देंगे इसमें भी। तो यहाँ पर उसी परिभाषा को कोट करना है जो आपसे सामाजिक न्याय के आधार पर पूछा जा रहा है। तो सामाजिक न्याय के आधार पर, सामाजिक न्याय आप जानते होंगे, हर व्यक्ति को समान न्याय उपलब्ध करवाना, गलती चाहे कैसी हो, अगर वो अमीर के द्वारा की जा रही है गरीब के द्वारा, लेकिन अगर दोनों के लिए दंडात्मक कार्यवाही समान की जाएगी तो हम कहेंगे समान न्याय किया जा रहा है, या सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा है या उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय के आधार पर इसको परिभाषित करें तो किसी भी राज्य या सरकार या संगठन के द्वारा कार्य को उचित ढंग से करने की प्रक्रिया। किसके द्वारा? या तो आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, किसी राज्य, सरकार या फिर संगठन। और भी कोई हो सकता है। देखिएगा, प्रशासन को ध्यान रखिएगा, आपका घर का भी अलग प्रशासन होता है, यहाँ तो आपका घर का भी हो सकता है, घर के द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय पर आधारित कोई परिभाषा बनाइए तो किसी राज्य के द्वारा हो सकता है, सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, या निजी संगठन के द्वारा भी हो सकता है, किसी घरेलू एक घर के द्वारा भी हो सकता है, अपने घर के द्वारा, वहां भी प्रशासन बनता है। लेकिन लोक प्रशासन सिर्फ सरकारी होता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन और प्रशासन से किस रूप में भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय पर आधारित परिभाषा का देखना है तो किसी राज्य, सरकार या फिर किसी संगठन के द्वारा कार्यों को उचित ढंग से करना, उनके द्वारा कार्यों को उचित ढंग से, ठीक है, उचित ढंग से या तो उचित ढंग से करने की प्रक्रिया। उचित ढंग से करने की प्रक्रिया आपका प्रशासन कहलाती है। अब इसको आपको लिखवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे लिखना आपको? सामाजिक न्याय पर आधारित प्रशासन की परिभाषा के अनुसार किसी राज्य, सरकार या संगठन के द्वारा कार्यों को उचित ढंग से करने की प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। क्लियर हुआ सभी को? तो इसी रूप में आपको टेक्स्ट का रूप देना होगा। ठीक है, अब और भी परिभाषा की हम चर्चा करते हैं। एक सामान्य परिभाषा जिसमें अगर सीधा सा पूछा जाए कि प्रशासन क्या है, अगर आपसे प्रशासन क्या है ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, चाहे वो सामाजिक न्याय के आधार पर नहीं पूछा हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने ऐसा लिख दिया तब भी गलत नहीं होगा। एक दूसरी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अच्छा, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपकी सुविधा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ क्या हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, चीजों को जल्दी से, मतलब जल्दी का कहने का मतलब ये क्विकली करेंगे, समझेंगे तो पूरा, छोड़ेंगे कुछ नहीं इसमें। ठीक है, नई यूनिट शामिल हुई है, नए प्रश्न बनने की संभावना रहती है, लेकिन ये नहीं कहेंगे सबसे ज्यादा यहाँ से बनेगा, क्योंकि 30 नंबर का आएगा, 30 से ज्यादा तो होगा नहीं, 30 से कम भी होगा नहीं। तो ये नहीं कहेंगे नया टॉपिक शामिल है तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 30 नंबर का आएगा तो यहाँ पे 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। और अभी तक जो बताया है सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन ही बनेगा अभी तक। ठीक है, चलिए अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। ओरली आप सुनना चाहें तो देख सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा, या तो एक से अधिक व्यक्ति या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तियों के समूह के द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? प्रशासन। सिंपल परिभाषा, क्या कह सकते हैं? एक से अधिक, एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक, दो व्यक्ति का भी समूह हो सकता है, एक से अधिक व्यक्तियों के समूहों के द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य, वही आपका क्या कहलाता है? प्रशासन। ये दूसरी परिभाषा हो गई, बिल्कुल सामान्य से सामान्य परिभाषा, लेकिन ये कठिन शब्दों के चक्कर में अपने को पढ़ना भी नहीं है। या तो व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य आपका प्रशासन। क्लियर है? तो ये तो सिंपल परिभाषा आपने नोट भी कर ली होगी। अब वो परिभाषा देखेंगे जो किसी समाजशास्त्री के द्वारा, या हम कह सकते हैं प्रशासक के द्वारा दी गई है। साइमन एक व्यक्ति है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व, मतलब काफी अच्छा नाम प्रचलित है इनका, साइमन का। और एक और आपने वुडरो विल्सन का भी नाम सुना होगा,
और वुडरो विल्सन को ही लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वुडरो विल्सन के बारे में आप कभी लोक प्रशासन का डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे कौन? आपको वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन सीधा सा पूछा जा सकता है, लोक प्रशासन शब्द का जनक या लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी होगी, लेकिन हम यहाँ जानना है हमें सिर्फ प्रशासन की परिभाषा। तो प्रशासन की क्या परिभाषा हो सकती है साइमन के अनुसार? तो वो देखते हैं। साइमन ने प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया है? यहाँ पे देखेंगे अब कि व्यापक रूप से प्रशासन की व्यवस्था, क्या कहा इन्होंने? व्यापक रूप से प्रशासन की व्यवस्था, व्यापक रूप से प्रशासन की व्यवस्था सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से किया गया कार्य या समस्त सामूहिक क्रियाओं का समुच्चय, यह भी कह सकते हैं। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक सहयोगात्मक रूप से किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? प्रशासन। तो ये सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाए कि अगर 3 मार्कर में आता है प्रशासन को लेकर, तो आपको ऐसा ही लिखना है, क्योंकि एमपीपीएससी की एक अच्छा तरीका, मतलब आप जैसे आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस उतना टफ नहीं है जितना कि आपका प्रारंभिक परीक्षा है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेंस की तैयारी करके मेंस देंगे, ठीक है? क्योंकि प्री निकालना बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन मेंस निकालना इतना कठिन नहीं माना जाता यदि स्मार्ट वर्क किया जाए। जो भी मेंस में शब्दावली दी गई है बस उनको तैयार कर लिया, आपकी 60-70% तैयारी हो गई। यहाँ तक कि मैं कहूंगा 80% आपकी तैयारी हो गई, ठीक है? सिर्फ सिलेबस में दिए गए शब्दों को ही आपने तैयार कर लिया, क्योंकि एमपीपीएस से सीधा कट कॉपी पेस्ट करकर सीधा प्रशासन लिखा तो प्रशासन क्या है, प्रशासन और प्रबंधन लिखा तो प्रशासन प्रबंधन में अंतर क्या है, ऐसे करके लिखिए। तो आपको बस स्मार्ट वर्क करना मेंस के लिए। तो प्रशासन क्या है? साइमन ने कैसे परिभाषित किया कि व्यापक रूप से प्रशासन की व्यवस्था सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसकी व्यवस्था कैसे करना है कि हमें सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? सामूहिक सहयोगात्मक रूप से लोगों की जरूरत है। सामूहिक रूप से वो सहयोगात्मक भूमिका से कार्य करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्रशासन। एक घर का प्रशासन अच्छे से चलाना है तो सभी लोगों को कार्य करना पड़ेगा, सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हो कि प्रशासन का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में दोनों जगह किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम जैसे लोक प्रशासन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या विभेद है या क्या अंतर है, ठीक है? तो इस परिभाषा को ध्यान रखिएगा। और प्रशासन का मूल अगर, और जैसे हमने कार्यों की चर्चा तो की है, ये प्रशासन और भी काम करता है, जैसे कि आदेश देना, निर्देश देना और मार्ग को प्रशस्त करना, ये भी प्रशासन काम करता है, ठीक है? आप इसी के साथ में आप नोट कर सकते हैं, जैसे ये परिभाषा देंगे आप, परिभाषा के तुरंत बाद 3 पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रशासन आदेश देना, आदेश देना, ठीक है? आदेश देना, आदेश देने के साथ ही निर्देश देना, और मार्ग प्रशस्त करना। आपके घर में आपके बड़े लोग होंगे तो मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपको निर्देशित करेंगे, आदेशित करेंगे। आदेश होता है बाध्यात्मक, निर्देश होता है बाध्यात्मक नहीं, ये अंतर है। ये तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है? तो आदेश, निर्देश, मार्ग प्रशस्त करने का काम भी प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है? अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि होगा आपका प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है? प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक पढ़ा हमने सिर्फ 3 मार्कर के लिए, ठीक है? और आप देखेंगे हम प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रशासन की प्रमुख विशेषता,
अब प्रशासन की प्रमुख विशेषता की चर्चा करते हैं कि प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है। बिंदुवार 5 बिंदु तो न्यूनतम हमें बनाना ही होगा, ठीक है, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में 5 बिंदु दिखिए, आपका लगभग 3, 3.5, 4, इससे ज्यादा अपेक्षा मत कीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर तक आपको इस टॉपिक में मिल सकता है, प्रशासन वाले टॉपिक में। हर टॉपिक की अलग अलग विशेषताएं, कहाँ पर आपको 5 में से 5 नंबर मिलते हैं वो टॉपिक भी फिक्स है, ठीक है। अब ये प्रशासन वाला टॉपिक है, कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता, जितना आपने लिखा क्या उतना ही उनको चाहिए था, क्योंकि प्रशासन की विशेषता तो कई सारी, मूल मूल विशेषता लिखनी है हमें। तो यहाँ पर 3.5, 4 नंबर बहुत ज्यादा, मतलब 3, 3.5 तो एवरेज मिलना चाहिए अगर आपने सटीक ये जो विशेषता लिखी है। अभी हम चर्चा करेंगे। अब प्रशासन का सबसे पहला काम या पहली विशेषता हम दे सकते हैं, अगर प्रशासन को कारगर करना है या अगर प्रशासन की उपयोगिता सुनिश्चित करना है तो काम कैसे करना होगा, संगठित होकर कार्य किया जाता है इसमें। संगठित होकर कार्य को संचालित कर लो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा कार्य कर रहा है, कोई तीसरा कर रहा है, कोई चौथा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठित होकर ही कार्य करना चाहिए, कार्य को संचालित करना चाहिए। उद्देश्य जब एक हो, भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब उद्देश्य एक ही हो तो फिर उसके लिए कार्य संचालित करने का तरीका भी एक होना चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए मतलब कार्य का एक ही रूप होना चाहिए, कार्य भिन्न हो सकते हैं, कार्य का रूप एक होना चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य हो सकता है। दूसरा कि विशेष उद्देश्य को लक्षित कर, जैसे कि हमने क्या है, संगठित होकर कार्य करना, तो प्रशासन में तो पहला बिंदु ये भी तो होगा, उद्देश्य को भी निर्धारित करना, या उद्देश्य को पहले निर्धारित करना है कि किस उद्देश्य के लिए कार्य करना है, उद्देश्य को निर्धारित करना, उद्देश्य को निर्धारित करना और फिर उसके अनुरूप एवं इसी के अनुरूप कार्य को व्यावहारिक रूप देना, व्यावहारिक रूप देना, ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य हो सकता है। तीसरा उद्देश्य भावना कैसी होना चाहिए, कटुतापूर्ण या सहयोगात्मक, जैसे हमने परिभाषा में चर्चा किया, सहयोगात्मक, ठीक है। सहयोगात्मक भावना के साथ काम करना चाहिए, सहयोगात्मक भावना का होना। तीसरी विशेषता हो सकती है, आप लिखते भी जाइएगा, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं नोट किया तो नोट करने का भी समय दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये 3 प्रमुख हो गई विशेषताएं। चौथी विशेषता, कार्य में संलग्न जो भी अधिकारी गण होते हैं, कार्य में, किस कार्य में, प्रशासन के कार्य में संलग्न, कार्य में संलग्न या तो अधिकारी रहेंगे, अधिकारी एवं कर्मचारी को कुछ अधिकार, अधिकारी नहीं लिखा, अधिकार लिखा, अधिकारी, अधिकारी कर्मचारी को कुछ अधिकार प्रदान करना। जैसे कि आज पटवारी जो काम करता है उनको भी कुछ अधिकार तो दिए गए, तहसीलदार को कुछ अलग अधिकार दिए गए। अगर ऊपर की बात करें तो आपको वहां पे अगर ऊपर उच्च लेवल तक बात करें तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी और जो आपका राज्य, आपका गांव का जो सचिव होता है, इनको भी सभी को कुछ ना कुछ अधिकार तो दिया जाता है, बिना अधिकार के तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ अधिकार, इनको कुछ राइट दिया जाना चाहिए, तभी प्रशासन को सुगम या सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है कि कार्य में जो भी लोग सम्मिलित होंगे, चाहे वो अधिकारी हो या फिर वो कर्मचारी हो, उनको कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए। ये प्रशासन की प्रमुख विशेषता में माना जाता है। जैसे घर का प्रशासन देखिएगा, आपको भी कुछ काम तो दिया जाता है, कुछ अधिकार तो आपको भी दिए जाते होंगे कि ये काम करेंगे तो आपको ये छूट होगी, कुछ अधिकार, मतलब तो अधिकार सभी क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, ये प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अंतिम 5वीं विशेषता हम देखेंगे, ऊपर लिखूंगा मैं यहाँ पर, 5वीं विशेषता के रूप में 5वीं विशेषता में आप देख सकते हैं कि प्रशासन में कार्य कर रहे समूह के उद्देश्य कैसे होना चाहिए। प्रशासन में कार्य
कर रहे हैं, जो भी लोग प्रशासन में कार्य कर रहे हैं, समूहों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा हो कि उद्देश्य अगर एक है, समूह जितने भी लोग उसमें शामिल है, तो भिन्न भिन्न उद्देश्य कैसे हो सकता है? एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रशासन में जो भी समूह कार्य कर रहे हैं, अलग अलग समूह हो सकते हैं, समूह एक नहीं है। यहाँ पे आप एक नया शब्द वर्ड करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं प्रशासन में कार्य कर रहे हैं भिन्न भिन्न समूह के उद्देश्य। अलग अलग समूह के तो उद्देश्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न समूहों के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होंगे, यह भी प्रशासन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रशासन को इस अनुरूप अगर कार्य करेगा तो प्रशासन काफी सब आया तो कह सकते हैं कि काफी सुगम होगा प्रशासन, या काफी आउटपुट देने वाला होगा। क्लियर है? तो आपको ये 5 बिंदु नोट कर लेना चाहिए और इन्हीं 5 बिंदु के आधार पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। पूरा लिखेंगे, इतना स्पेस होगा आपके पास, एक लाइन, एक ही आपका पॉइंट 2 लाइन कवर करेगा, 8 लाइन आपको मिलेगी वहां पर। ठीक है, अब हम आखिरी बिंदु के रूप में यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रशासन के टॉपिक के अंतर्गत। प्रशासन में महत्व और देखना है कि इसका आखिर महत्व क्या होता है। अब यहाँ तक हमने चर्चा की है, महत्व तो हम देख ही सकते हैं कि महत्व किस रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन का महत्व क्या क्या होता है। एक सेकंड में थोड़ा सा कीबोर्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, ये मेरा मानना है। नहीं किया तो उसको यूट्यूब पे तो वीडियो में देखी जाएगा। प्रशासन का महत्व, प्रशासन के महत्व को भी सेम वैसे ही जैसे कि इसमें 5 बिंदु तैयार किए, तो उसमें भी कम से कम 5 बिंदु तैयार करेंगे इसमें। तो सबसे पहला बिंदु, प्रशासन में अगर आप माइंड सेट बना लीजिए, प्रशासन में कौन लोग हैं? सचिव लोग हैं। सचिव लोग क्या करते हैं? राजनेताओं की मदद करते हैं। अब राजनेताओं की मदद कर रहे हैं, इसका मतलब किस चीज में? नीति के निर्माण में। तो नीति निर्माण में सूचना और व्यवहारिक आदान प्रदान करते हैं। नीति निर्माण, नीति निर्माण में सूचना एवं व्यावसायिक आधार प्रदान करते हैं। जहां समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? आधार तैयार करते हैं। पहला महत्व, नीति निर्माण में सूचना या व्यावसायिक आधार तैयार करते हैं, या सीधा कह सकते हैं अगर क्रिटिकल लग रहा है आपको, कि नीति निर्माण में सहयोगात्मक भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, फिर अगला हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो नीति बना दी जाती है, प्रशासन के द्वारा क्या की जाती है? सर, हाँ जी सर ये व्यवसाय कथा तैयार करते हैं मतलब कैसा? सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों के, जनताओं की कुछ आवश्यकताओं को कहां तक पहुंचाएंगे? सरकार तक पहुंचाएंगे, और सरकार उसके अनुरूप क्या करेगी? नीतियां बनाएगी। तो सूचना इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं नीति निर्माण में। वो व्यवसायिक उद्देश्य मतलब जिससे कि आर्थिक, इसको आर्थिक से गणित कीजिएगा, आर्थिक रूप से। ठीक है, अर्थ के निर्माण में, जनताओं के अर्थ के निर्माण में हो सकता है कि ऐसी योजना बना दी जाए जिससे रोजगार प्रदान किया जा रहा हो। तो यस इन सर। सभी के लिए आधार प्रदान करता है कौन? आपका प्रशासन। ये सरकार को सूचित कर रहे हैं, और नीति निर्माण में फिर ये उसमें आधार तैयार करेंगे। नीतियों में ये बिंदु रहना चाहिए जिससे कि उनको आर्थिक रूप से भी, और एक जो भी उनको मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप जो भी योजना उनको चाहिए, या फिर जो भी आवश्यकता उनको लगती है, वो सरकार उनको प्रदान करे। ठीक है, मतलब प्रशासन क्या एक सेतु का काम कर रहा है। इधर आपकी जनता, और यहाँ आपका कौन हो गया? यहाँ पे आपका हो जाएगा सरकार। नागरिक सरकार। तो सरकार के बीच में जो सेतु का काम करता है, वैसे तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करता है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे टेलीविजन वगैरह क्या करते हैं? दोनों के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। वही उसके बीच में आपका प्रशासन आ गया। अब प्रधानमंत्री जनता से मिलने नहीं जाएगा, यहाँ पे पटवारी इनसे जुड़ा होगा, नया तहसीलदार जुड़ा होगा। सीधा ऐसा नहीं है डीएम भी जुड़ जाए इनसे, कुछ लोग होते हैं अच्छे, तो जनता से सीधा यस सर। रखते हैं। तो ये सेतु का काम कर रहे हैं जनता और सरकार के बीच में। ओके सर। ठीक है, अगला देखिएगा कि नीति के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में मदद करता है। नीतियों की
क्रियान्वयन एवं नीतियों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन या तो इन दोनों का काम करता है या फिर हम कह सकते हैं दोनों में मदद करता है। मूल्यांकन में मदद करता है। तो क्रियान्वयन तो शब्द समझ में आता है, सरकार ने कोई योजना बनी तो उसको व्यवहारिक रूप देना, ये प्रशासन का कार्य है। अब कितना व्यवहारिक रूप दिया, उसका कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, तो इसके लिए भी सरकार किसको निर्देशित करती है? प्रशासन को। क्या आप देखिए जरा, हमने ये योजना बनाई थी, क्या मूल्यांकन, क्या आउटपुट है इसका, कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, जो उद्देश्य हमने रखा था वो प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बजट बनाया, क्रियान्वयन करना, क्या बजट में जितने पैसे दिए गए थे उतने ही सबको प्राप्त हुए या नहीं हुए? जिस क्षेत्र शिक्षा को जितना पैसा दिया गया था शिक्षा क्षेत्र में उतना यूज हुआ या नहीं हुआ? तो ये मूल्यांकन का कार्य भी कौन करता है? प्रशासन। सचिव की कमेटी बना दी जाती है, उससे मूल्यांकन करवाया जाता है। तो एक महत्व क्या हो सकता है कि नीतियों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है। दूसरा, समाज में व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। समाज में व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। क्लियर है? समाज में व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना होता है, ये भी प्रशासन का प्रमुख कार्य होता है। जैसे गांधी जी ने तो कहा था, राज्य की क्या आवश्यकता है, जनता ही शासन कर लेगी, मतलब हर व्यक्ति ही प्रशासक होगा। लेकिन समाज को नियंत्रण नियमन के लिए एक राज्य का होना बहुत आवश्यक होता है, एक सरकार का होना। तो सरकार की आवश्यकता का रूप देखा जाए, वो समाज को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, कहीं समाज ही ना बिखर जाए। ठीक है, तो समाज में जो भी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कैसी है, जाति व्यवस्था कैसी है, और उच्च नीच का ऐसा तो नहीं है, उच्च नीच को समाप्त किया जा रहा है, तो उसमें स्थायित्व प्रदान करने का काम भी कौन करता है आपका? ये प्रशासन करता है। ठीक है, और प्रशासन की ये इसके बाद तीसरे महत्व के बाद चौथा महत्व की अगर बात करें तो आर्थिक विकास और आर्थिक संयोग में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि। अच्छा, आप लोग आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्द इकोनॉमी में पढ़ाया होगा आप लोगों को, सबने कैसे? पढ़ाया है? संध्या को आवाज आ रही है? आर्थिक, हाँ जी। जैसे आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। हाँ, दोनों का क्या अंतर है, क्या मूल अंतर है दोनों में? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। क्या सबने नहीं बताया आप लोगों को? मतलब बताया तो होगा, लेकिन पता नहीं किस वे में बताया। बस नहीं सर, मैं बेसिक अंतर है। क्लास अटेंड नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अंतर है। जैसे कि आपके घर से इसको जोड़िएगा, आपके घर में पैसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका घर आर्थिक आर्थिक विकास कर रहा है, मतलब डेटा अगर बढ़ रहे हैं, डेटा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका आर्थिक विकास हो रहा है। और आर्थिक विकास हो रहा, पता चलता है लोग भी बीमार हो रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को शिक्षा ही नहीं मिल रही है, फिर भी आर्थिक विकास तो हो रहा है। पैसा आ रहा है घर में, लेकिन पैसा आने का उपयोग ये नहीं हो रहा है कि इसको शिक्षा में व्यय किया जाए, इसको स्वास्थ्य में व्यय किया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बिगड़ी जा रही है और आर्थिक विकास होया जा रहा है। सॉरी, और मैंने उल्टा बोल दिया, आर्थिक समृद्धि में ये बात जो भी मैंने कहा, ये आर्थिक समृद्धि की बात है। आर्थिक समृद्धि मतलब सिर्फ इनकम बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और आर्थिक विकास में समृद्धि भी हो रही है, साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी ध्यान रखा जा रहा है। मतलब शिक्षा का स्तर में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हो रहा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है मतलब अर्थतंत्र ग्रोथ कर रहा है। बाकी जो व्यवस्था, जैसे कि स्वास्थ्य का क्षेत्र होना चाहिए, शिक्षा का क्षेत्र होना चाहिए, जन कल्याणकारी भूमिका भी में भी अगर राज्य है तो हम कहेंगे वो आर्थिक विकास भी कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास आवश्यक नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि भी होगी। आर्थिक विकास होगा तो समृद्धि स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्थिक समृद्धि हुई तो आपका विकास भी हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, एक गोला बनाइए, इस गोले के अंदर क्या रखेंगे, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, ईजी मैंने लिखा है। बाहर वाला गोला क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका क्या जाएगा, आर्थिक समृद्धि। जबकि आर्थिक समृद्धि में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है? संभव नहीं है। कि बाहर वाला जो एरिया बच रहा है आपका, ये जिस क्षेत्र में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, वही तो आपका क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। ये मूल अंतर है, काफी बेसिक अंतर होता है। कभी ये एमपीपीएससी में बनेगा ऐसा क्वेश्चन, और बना है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है।
चलिए अब ऊपर का मैं रफ करूंगा और अन्य बिंदु को लिखेंगे। 2-3 बिंदु और है इसमें, 2 बिंदु। अगर ऐसे जनरली ओरली में बताना चाहूँ तो ओरली आप सुन लीजिएगा। 5वां बिंदु जो होता है इसका, कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है। वो भी काम किसका है, किसका महत्व है, प्रशासन का। अगर निचले तबके के लोगों को आगे लाया जा रहा है तो प्रशासन ही उनको आगे लाएगा। तो कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना, ये 5वां बिंदु हो जाएगा, कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना। और आखिरी उद्देश्य इसका हो सकता है छठे बिंदु के रूप में, महत्व हो सकता है कि लोकमत का निर्माण करना। लोकमत मतलब लोगों के क्या विचार हैं उनको जानना, उनको जानकर सरकार तक उनको पहुंचाना। तो जैसे कि आपने पहला बिंदु लिखा उसी से मिला जुला है कि लोकमत को जानना, ये आपका छठा बिंदु के रूप में हो जाएगा, लोकमत को जानना। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम एक कोटेशन याद करेंगे, कल भी मैंने बोला ही था लेकिन कोई लोग जुड़े नहीं थे इसमें। लास्ट में लोक प्रशासन को लेकर हम अगला ही टॉपिक अपना कौन सा शुरू होगा, लोक प्रशासन होगा। तो लोक प्रशासन में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और लोक प्रशासन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उसकी चर्चा करेंगे। फिर क्लास को आज ये करोगे, फिर कल हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ फिर से समझेंगे, लोक प्रशासन का ना कि प्रशासन का। लेकिन ध्यान रखना जो प्रशासन में बताया उसका अंतर करने के लिए आपको लोक प्रशासन से कैसे भिन्न है ये आपको समझना होगा, क्योंकि प्रशासन हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद लोक प्रशासन वाला वीडियो आएगा। तो देखिएगा महत्व की चर्चा के बाद